नमस्कार। आज हम लोगों के अध्ययन का विषय है जो इस समय देश में तूफान मचाया हुआ विधेयक है। उस विधेयक का नाम है कृषि बिल विवाद। हमारे देश में कई जगह विरोध हो रहे हैं, खास करके हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में। जो विरोध कर रहे हैं उनको थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि प्राय देखा जाता है जो विपक्ष में होता है विरोध करता ही है। जो आज सत्ता में बैठा हुआ है, आज वो भी विपक्ष में होता तो यही काम वो भी कर रहा होता। इसलिए राजनेताओं का छोड़ देते हैं, इसका निरपेक्ष मूल्यांकन करते हैं कि क्या ये बिल है और कैसे किसानों की स्थिति को बेहतर कर सकता है। अगर सावधानी हटी तो किसानों की स्थिति को बदहाल भी कर सकता है। ये कैसे आबाद कर सकता है और कैसे बर्बाद कर सकता है, इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें सरकार का तर्क देखते हैं, सरकार ने क्या इसमें तर्क प्रस्तुत किया है। 3 विधेयक जो लाया गया है और उसमें पहला है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, जिसको कहा जाता है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इसमें क्या प्रावधान था इसको देखिएगा। 1955 में एक कानून बना था आवश्यक वस्तु, जिसको दायरे में रखा गया था। जैसे मान ले अनाज है, अनाज, दाल, प्याज, आलू, यानी ये सब चीजें आवश्यक वस्तु में आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यापारी है एक निश्चित सीमा तक ही इसको रख सकता है। अगर ज्यादा रखता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इससे होता क्या था, व्यापारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने यहां स्टोर करें। इसका दुष्परिणाम क्या होता था कि किसानों से ज्यादा उत्पाद खरीद नहीं पाता था, क्योंकि वो डरता रहता था हमेशा कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। सरकार ने कहा कि जो सीमित भंडारण की वजह से जो खरीदारी नहीं हो पा रही थी, इसको असीमित कर दिया जाता है। इसका मतलब होगा कि जब ये बिल पास हो जाएगा तो व्यापारी जितना चाहे उतना वो भंडारण कर सकता है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ, 2 स्थिति है जहां भंडारण नहीं कर पाएगा। वो देश 2 स्थिति कौन कौन सी है? जैसे मान लीजिए युद्ध की हालात है, युद्ध की हालात आ गई या कोई आपदा आ गई है, तो इस समय वो भंडारण नहीं कर पाएगा। सरकार वैसे सूचना दे देगी। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? जो व्यापारी है बहुत ज्यादा सामान खरीद लेगा, जो उसका भंडारण करेगा, और जब सामान खरीदेगा तो किसान का खरीदेगा, और जो ही किसान का खरीदेगा तो किसान का उत्पाद बढ़ाना पड़ेगा, उसका परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। ये सरकार का मानना है। क्योंकि जब सीमित भंडारण था तो व्यापारी बहुत सीमित ही खरीदता था, जानता था अगर हम स्टोर करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। उसको क्या कर दिया गया है, एकदम मुक्त कर दिया गया है, यानी छोड़ दिया गया है फ्री। जितना भंडारण करना चाहो भंडारण करो, उससे फायदा होगा कि वो खरीदारी ज्यादा करेगा। ये तो सरकार का तर्क है, उसका हम लोग देखेंगे और क्या हो सकता है, इसकी डीमेरिट क्या हो सकती है। देखिएगा, जब मुक्त कर दिया गया है, जितना भंडारण करना चाहे तो उतना भंडारण करें, तो ये क्या कर सकते हैं, जमाखोरी कर सकते हैं, यानी सामान को इकट्ठा करके वो डंपिंग कर सकते हैं और मार्केट में शॉर्टेज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। और देखिए क्या है, अब आते हैं इस पर, एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको बोला गया बाजार समिति, यानी जिसको मंडी बोलते हैं। इसमें क्या है, सरकार मंडी लगाती है और वहां से किसानों का
जो अनाज है वो खरीदती है, और किस रेट पर खरीदती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ये खरीदती है। इसमें दिक्कत क्या था ये देखिएगा, जैसे जो प्रदेश है, ये प्रदेश के अंदर ही आप व्यापार कर सकते थे, बेच सकते थे। अब प्रदेश के बाहर आप नहीं जा सकते थे, और प्रदेश के अंदर ही मंडी बना दी जाती थी जगह जगह, और उसी मंडी में आपको बेचना पड़ता था। और उसमें किस रेट पर? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार निर्धारित कर देती थी। जब फसल लगाना होता था उसके पहले निर्धारित कर देती थी, उससे किसान फसल लगाता था, जानता था कि अच्छा हमको रेट मिलेगा, तो इस हिसाब से अपना चलता। तो इसमें सरकार ने तब्दीली क्या किया है? सरकार ने यह कहा है कि जब मंडी में किसान बेचता है तो उसमें बिचौलिया होते हैं, और बिचौलिया बहुत सा पैसा किसान का हड़प जाते हैं। अब जब इस प्रकार का हमने संशोधन कर दिया है, तो ये क्या होगा, भारत में जहां बेचना चाहें पूरे भारत में बेच सकते हैं। इनका मार्केट क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, और ऑनलाइन ये सेलिंग कर सकते हैं। पूरे भारत में ऑनलाइन व्यापार चालू हो जाएगा। इससे किसानों का रेट जायज मिलेगा। जो बिचौलिया खा जाते थे, हड़प जाते थे, वो रेट किसको मिलेगा? किसानों को मिलेगा। जैसे एक उदाहरण से देखिए, मान लीजिए एक किसान है और अपना वो अनाज बेच रहा है, गेहूं बेच रहा है, मान लीजिए 15 रुपया वो केजी बेच रहा है। उसके बाद गेहूं गया, पिसाया, पैकिंग हुआ, और वो 60 रुपए में बिकने लगा, 60 रुपए में। तो यहां देखिएगा बीच का पैसा कहां चला गया? बिचौलिए के बीच चला गया, वो खा गया, वो हड़प गया। और ऐसे बहुत सारे जगह वो हड़प जाता है। अगर हम लोग प्याज को उदाहरण लें तो प्याज, आलू देखिए 5 रुपया किलो उसमें बेचना पड़ता है। अब व्यापारी क्या करते हैं? उसको महंगे दाम बेचते हैं। तो बिचौलिए क्या करते हैं? उसको हड़प जाते हैं। प्याज की भी हलचल वही है। तो सरकार का कहना है कि किसान को उचित दाम मिले, बेहतर पैसा मिले, बेहतर मार्केट मिले, तो इसमें संशोधन की जरूरत है। इस तरीके से इसमें इसको संशोधन किया है बिचौलिए को समाप्त करने के लिए। तो ये देखिए सरकार का अपना तर्क है कि किसानों की आय क्या हो जाएगी? बहुत बेहतर हो जाएगी। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। सबसे बड़ा आपत्ति यही है किसानों को। ये क्या है? मूल्य आश्वासन एवं कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण विधेयक। इसको अगर सीधी सीधे भाषा में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो निजी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उससे किसानों का क्या फायदा होगा? किसानों को यह फायदा होगा कि निजी कंपनियां जब इन्वॉल्व होंगी तो वहां किसान इनको बेचेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेंगे। कैसे कॉन्ट्रैक्ट पर? ये किसानों से जमीन कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और कह देगा इस पर ये फसल उगाना है। अगर किसान तैयार होता है तो उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यदि वो नहीं तैयार होता है तो कोई बात नहीं है, वो क्या कर सकता है? उसके पास MSP पड़ा हुआ है, MSP पड़ा हुआ है। इसका मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कहां पर? मंडी में वो बेच सकता है। तो उसके पास 2 ऑप्शन मिल गए। पहले क्या थे? यहां पर सरकार के स्तर से एक ऑप्शन, या कह सकते हैं सीमित ऑप्शन था। अब क्या हो गया? उसके पास ऑप्शन बढ़ गए और बेहतर बढ़ गए। तो यहां पर निजी कंपनियां भी आ जाएंगी, वो कॉन्टेक्ट करेंगे किसानों से। अगर किसान तैयार है तो कॉन्टेक्ट करेगा, नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं है। तो इससे किसानों क्या हुआ? इसमें निजी कंपनियां पहले कॉन्टेक्ट कर लेंगी, इतने रुपए हम फसल का देंगे, क्या आप समझौता करना चाहते हैं? अगर किसान को लगता है कि इससे मुझे लाभ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में
जुड़ेगा, अगर लगता है कि मुझे लाभ नहीं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जुड़ेगा, तो वो क्या कर सकता है, वो सरकार को बेच सकता है। वो सरकार के पास क्या है, एपीएमसी जिसको बोलते हैं बाजार समिति, जिसको बोलते हैं मंडी, वहां बेच सकता है। किस रेट पर, जिस रेट पर सरकार डिसाइड की हुई यहां बेच सकता है, या दोनों जगह नहीं कहीं और बेच सकता है जहां उसकी मर्जी करी। तो ये उसका दायरा क्या हो गया, खुल गया है, बढ़ जाएगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी। ये सरकार का अपना तर्क है। सरकार का ये भी विचार है कि आधा से ज्यादा आबादी हमारी कृषि पर डिपेंड है। क्या कृषि को हम बेहतर बना सकते हैं, रोजगार के अवसर तलाश कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति अगर बेहतर कर दिया जाए तो बहुत सी स्थिति बेहतर हो जाती है और रोजगार के बहुत सारे इसमें अवसर हैं। आज हमारे देश के युवा कृषि काम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, उसके दो कारण प्रमुख रूप से हैं। पहला कारण तो यह है कि जो एक सामाजिक सोशल स्टेटस उसमें नहीं मिलता। जैसे लगता है कि बहुत अपराध वाला काम कर रहे हैं, खेती वाला काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या था, सरकार का मानना है कि इसके पीछे कारण था वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर यानी ये बड़ा है, बड़े हैं, छोटे हैं। सरकार ने वीआईपी कल्चर को समाप्त कर दिया। आप देख भी रहे होंगे पूरे देश में जितने अधिकारी थे जो गाड़ी पर बत्ती लगा करती थी, लाल बत्ती, नीली बत्ती, उसको क्या कर दिया, सरकार ने हटवा दिया। और सरकार कह दिया ईपीआई, यूरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति क्या हो गया, एक समान हो गया। जो वीआईपी कल्चर वो समाप्त हो गया। अब बात आती है आर्थिक स्थिति की। जब प्रत्येक व्यक्ति समान है तो आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए तो जहां होगा अपने आप को वही बेहतर महसूस करेगा, क्योंकि वीआईपी कल्चर उसका समाप्त हो गया है। तो यहां पर भी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, यदि उसको आर्थिक स्थिति बेहतर महसूस होगा। जब युवा इसमें कृषि में संलिप्त होगा तो व्यवसायिक कृषि करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर जो एमएसपी है उस प्राइस पर बेच सकता है। तो इस तरीके से देखेंगे बहुत सारी चीजें सुधार आ जाएगा। और क्या सुधार आ जाएगा, निजी कंपनियां देखेंगी कि जो ये बहुत बड़ा एक कृषि भूमि है, इसमें कौन सी फसल लगाई जा सकती है और इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, पूरी तरीके से गेम चेंजर हो जाएगा। तो यहां देखेंगे इस हालात के देखने के बाद तो लगता है कि बहुत कुछ बदल के रख देगा। युवा की दिशा भी एक खेती की तरफ बढ़ सकती है, आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकता है, व्यवसायिक कृषि की तरफ ले जा सकता है। इस तरीके से देखने से लग रहा है। परंतु ये देखिए गौर करने की बात है, इसमें डीमेरिट कहां कहां से आ रही हैं, यहां पर आते हैं। सबसे पहले वाले जो विधेयक है इस पर आते हैं। सरकार एक कानून बनाई थी आवश्यक वस्तु का, जो अब हटा दिया, मुक्त कर दिया। इससे क्या हो गया, व्यापारी सामान को खरीद लेंगे, देश में कुछ ही व्यापारी होंगे, क्योंकि व्यापारी राष्ट्र हित में कार्य नहीं करता है, कड़वा सच है। वो केवल लाभ पर करता है, वो लाभ देखेगा। तो क्या करेंगे, कुछ व्यापारी मिल करके देश के जो प्रोडक्शन है बहुत सी चीजों को वो खरीद लेंगे, और खरीदने के बाद क्या कर सकते हैं, वो डंप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। तो यहां भी एक समस्या बन जाएगा। दूसरी तरफ आते हैं, जो यहां पर किसानों को बड़ा डर लगने लगा है। क्या डर लगने लगा, कि जो निजी कंपनियां इन्वॉल्व हो रही हैं, तो जितने विरोध कर रहे हैं उनका ये तर्क है कि डब्ल्यूटीओ के दबाव के कारण सरकार ऐसा कर रही है। तो जब निजी कंपनियां आ जाएंगी तो यहां पर देखिएगा जो मंडी है, सरकार की मंडी, वो समाप्त कर देगा। उनका मानना है, यानी विरोधियों का मानना है, जो विरोध कर रहे हैं उनका मानना है कि सरकार की नई चाल है, डब्ल्यूटीओ के दबाव में निजी कंपनियों को इन्वॉल्व इसीलिए कर रही है, और धीरे धीरे जो सरकार के नियंत्रण में है मंडी, वो समाप्त कर देगी, और इधर भी समाप्त कर देगी। क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त कर देगी तो पूरा का पूरा दारोमदार कहां जाएगा, निजी कंपनियों का। और ये निजी कंपनियां
केवल केवल शोषण करेंगी, मनमाफी दाम निर्धारित करेंगी, ये समस्या बन जाएगा। और क्या होगा, अगर इनसे कोई कानूनी अड़चन पड़ता है तो कोर्ट में दौड़ते रह जाएंगे। जब सरकार का मामला था तो सरकार जनता से डरती भी थी। कैसे डरती थी? वो जानती थी कि इलेक्शन में जाना अगली बार, क्या हम जवाब देंगे? इनको तो इलेक्शन में जाना नहीं है, ये तो दौड़ाते रहे कोर्ट कचहरी में। तो निजी कंपनियां क्या कर सकती हैं, ये पूरी तरीके से किसानों गिरफ्त में ले सकती हैं, किसानों की जमीन को भी ले सकती हैं, और वो किसान केवल केवल मजदूर बन के रह सकता है। और कौन निर्धारित करेगा वो रेट, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा? इसकी कोई विधिवत व्यवस्था नहीं की गई है। तो किसानों को सबसे बड़ी आपत्ति यही जाकर के तीसरे वाले विधेयक पर है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। वो मंडी को धीरे धीरे समाप्त करना चाहती है, जो सरकार की मंडी है, और जो एमएसपी है वो भी धीरे धीरे क्या कर देगी, बंद कर देगी। और पूरी तरीके से निजी कंपनियां, क्योंकि निजीकरण करती चली जा रही है, और हम लोग क्या हो जाएंगे, गिरफ्त हो जाएंगे और शोषण का शिकार हो जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए ये सामने आता है। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि आप खुद विचार करिए, नेताओं को छोड़ दीजिए, इसके क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, अगर सही ढंग से लागू किया गया तो इसका फायदा है। अगर थोड़ा सा चूक हो गया तो सरकार क्या कर सकती है, अगर थोड़ी सी लापरवाही कर दिया तो किसानों की स्थिति बर्बाद हो सकती है। अब सरकार की क्या मंशा है, कैसे क्या है, सरकार ने जो बताया है वो ये हालचाल है। अगर कहीं नीयत खराब होगी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर जो भी हो, अगर सरकार आश्वासन दे दे, गारंटी दे दे, क्या गारंटी, कि मंडी को हम समाप्त नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो डंपिंग करता है उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। और तीसरी बात, एमएसपी को हम समाप्त नहीं करेंगे। हालांकि अभी सरकार ने क्या किया है, आश्वासन दिया है, मोदी जी ने कहा है कि हम इसको समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि कुछ वस्तुओं का इन्होंने दाम भी बढ़ा दिया है, ताकि किसानों को ये लगे कि नहीं ये समाप्त नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किसानों को समझाने की भी जरूरत है कि क्या चीजें हैं, ये कैसे उनको फायदा पहुंचाएगा। तो ये देखिए मामला आ गया है इस बिल का, तो ये आपके सामने रहा, इसमें क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव। आप भी एक बुद्धिजीवी हैं, आप भी इस पर विचार कर सकते हैं और विचार करते रहिएगा, और इस पर आप डिस्कशन करते रहिएगा। नेताओं के ऊपर मत जाइए, जो आज सत्ता में है कल वही काम वो करेंगे जो आज विपक्ष वाले कर रहे हैं। इसका निरपेक्ष मूल्यांकन करिए। ठीक है, धन्यवाद।